नाजरीन, असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में शौकत भारती का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज का हमारा टाइटल जंग पर मीडिया की जंग है। नाजरीन, जैसा कि जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के इशू पर मीडिया लगातार गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, झूठ बोल रहा है और अपनी मनमानी करते हुए इंटरनेशनल और नेशनल लॉ दोनों को वायलेट कर रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन एक मुल्क था और जब यहूदियों को जर्मन ने पूरी तरीके से मारा और उनको इस तरह से क्रश किया कि उनको कोई पनाह देने वाला नहीं था, तो फ़िलिस्तीन के साहिल के ऊपर ये लोग एक जहाज के ऊपर एक बैनर लगा कर आए थे कि मुसलमानों, अगर तुम हमको जगह नहीं दोगे तो हम समंदर में डूब कर मर जाएंगे। ये वही इजरायली थे, ये वही यहूदी थे कि जिनको फिलिस्तीनियों ने उस समंदर से उतारा, जमीन दिया, घर दिया और सब कुछ देने के बाद आज क्या हुआ? धीरे धीरे उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से निकाला जाने लगा। हालात बद से बदतर होते रहे। यह सब कुछ देखने के बाद पड़ोस में कायम अरब ममालिक ने कोशिश की कि इस जुर्म को रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं आयद की जा सकी। हालात इस कदर खराब हुए कि यह तय हुआ कि अब इस झगड़े को खत्म करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन कर दिया जाए और फिलिस्तीन को और इजराइल को वो बांट दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उस टू नेशन फार्मूले के ऊपर अमल करने के बजाय इजराइल ने एक झंडा बनाया, उसमें बीच में स्टार रखा, दो उसमें ब्लू लाइन लगाई और ये कहा कि दरियाए नील से दरियाए फुरात तक हम जो है इस पर कब्जा करेंगे और गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुसलमानों की मस्जिद अक्सा उसको गिराकर हैकले सुलेमानी बनाने का काम शुरू किया गया। ये वो हकीकत है जिसको ये गोदी मीडिया नहीं बताता और उसके बरक्स इस तरह की बात करता है कि जैसे कि वहां के ऊपर इजरायली रहते थे, यहूदी रहते थे, मुसलमानों ने वहां के ऊपर आकर कब्जा कर लिया। यह बिल्कुल झूठ है। सबको पता है, हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि यहां पर जिसने कब्जा किया है वो यहूदी हैं, वो हैं इजरायली, और जिनको ये जमीन कब्जा की जा रही है वो है फिलिस्तीनी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब जुल्म की इंतहा पहुंची और 2008 से लेकर 2023 तक तकरीबन 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, तो उसके बाद फिर 7 अक्टूबर को वो लोग जो अपनी जमीन को बचाना चाहते थे उन्होंने एक अटैक किया और आज गजा की ये जंग, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वो गजा से निकलकर लेबनान गई, यमन गई, सीरिया गई, इराक पहुंची, अब वो ईरान के दरवाजे को खटखटा रही है और धीरे धीरे ये अगर जंग बढ़ती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकती है। ऐसे वक्त में सही इंफॉर्मेशन का पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन मीडिया जो है उसने मिस इंफॉर्मेशन देना शुरू किया और बाकायदा तौर के ऊपर जिन लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, लाखों को बेघर किया, 60-70 हजार लोगों को कत्ल किया, ऐसे लोगों को एक मजलूम बनाकर पेश कर रही है और जिनकी जमीन कब्जा की गई या वो लोग जो अपनी जमीन से निकाले गए उनकी मदद के लिए जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें आतंकवादी बनाकर पेश किया जा रहा है। हम इसी अहम मौजू पर और मीडिया का हम इसी अहम मौजू पर और ये जो मीडिया का किरदार है इसको सामने लाने के लिए हमारे साथ आज इस अहम मौजू जंग पर मीडिया की जंग क्यों, इस उन्वान के ऊपर आज हमारे साथ
कई मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 18 के, यानी जो पहले चैनल 18 के अंदर थे, एक्स रिपोर्टर और इलाहाबाद के ब्यूरो चीफ आली जनाब मुश्ताक आमिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट आली जनाब फरमान नकवी साहब मौजूद हैं, और एक बहुत बड़े पोएट और थिंकर जनाब अनवार अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम मौजू के ऊपर आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए सच्चाई लोगों तक पहुंचे, और ये जो नफरत का और झूठ का सामान बेचा जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए, उसको हम लोग काउंटर कर सकें। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब मुश्ताक आमिर साहब से कि आपका ताल्लुक चूंकि मीडिया से रहा है और काफी दिनों से आप ना सिर्फ क्या नाम है, आप प्रिंट मीडिया के साथ रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका एक अच्छा खासा वक्त गुजरा है, तो जो रोल ऑफ मीडिया है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप रोशनी डालने की जहमत गवारा करें। देखिए शौकत साहब, जब से ये 7 अक्टूबर वाला वाक़या हुआ है और तकरीबन 1 साल होने को है, उसको लेकर के जो इंडियन मीडिया है, जो हिंदुस्तानी मीडिया है, उसके रोल को लेकर के, उसके किरदार को लेकर के बात होती रही है और कई तरह के सवालात उभरे हैं। आपके सवाल के जवाब में जो मतलब मीडिया की तरफ से अगर कोई बात कही जा सकती है, वो ये कि एक इंटरनेशनल इशू और जो बहुत हसास है और जो बहुत देरीना, बहुत पुराना है, और उसमें मज़हब का भी दखल है, उसमें सियासत का भी दखल है, इलाकाई सियासत भी है, और उसमें एक नस्ली मामला भी है। उस पूरे एपिसोड को समझे बगैर जिस तरह से हमास के अटैक की रिपोर्टिंग एक तरफा तौर पर उनको दहशतगर्द बताकर की गई, और इसराइल का एक तरफा तौर पर साइड लेकर के जो की गई, वो मीडिया के इथिक्स के खिलाफ है। जी। पहली चीज तो ये, क्योंकि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मीडिया का रोल जो होता है वो दोनों फरीकों के तरफ से जो हकायक हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़ की शक्ल में वो लोगों के सामने पेश करें। उसका काम एक तरह से मीडिया का जो काम होता है वो खबर देने वाले का होता है, जिसको हम कहते हैं एक रावी का होता है। तो इस मामले में अगर हम देखें, पेशेवाराना सतह पर जो इंडियन मीडिया है वो नाकाम रहा। उसने खुद को एक पार्टी बना लिया और एक तरफा तौर पर वो इसराइल का उन्होंने साइड लिया, और जो इसराइल के खिलाफ जिन लोगों ने जिनका जो महाज था, जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे और जिसकी पूरी तारीख है, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन मौजूद है इसराइल के खिलाफ गरब उर्दून का, और गोलान हाइट से पर जो यानी जो 67 की जंग थी, बाकायदा उसको अभी भी कहा जाता है ये मकबूजा इलाका है जिसको इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। मीडिया ने इसका जिक्र भी ना किया। कम से कम मीडिया जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको वो फॉलो करता। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया, जो हिंदुस्तानी मीडिया है, उसके अंदर पहले से बहुत सी चीज़ें मुसलमानों को लेकर के जो मनफी जो सोच है, और जो ये इसराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट जो सामने आया, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें वो काम कर रही थी। और एक बना बनाया जहन, जो एक तरह का एक अफसोस की बात है, ये जो मुझे कहना पड़ रहा है कि जो एंटी मुस्लिम जो रुझान था उसको साथ लेकर के ये चले, और एक तरह से एक पैरेलल जो है उन्होंने खबरों की दुनिया गढ़ ली जो इसराइल के फेवर वाली थी, उसको भी एंटी मुस्लिम कार्ड और के तौर पर इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, यही हुआ। उसको भी एक एंटी मुस्लिम कार्ड के तौर पर उन्होंने ये खेला, और 1 साल गुजरने को है, मीडिया ने अभी तक अपनी गलती की सुधार नहीं की है। ये एक और बड़ा ये अफसोसनाक है। मीडिया शुरू में ऐसा कर सकता था, 2-4 दिन बाद या हफ्ता 10 दिन बाद, जब बहुत सी चीजें सामने आ गई। ये तो बढ़ता चला जा रहा है। जी, तो
तो ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो दानिस्ता तौर पर हो रहा है और मीडिया इसमें कोई सुधार नहीं करना चाहता है, जो यकीनन एक मीडिया के जो इथिक्स है उसके खिलाफ है, जो उसका पेशेवराना जो ज़िम्मेदारी या ईमानदारी है वो उसके खिलाफ है। इस मामले में इंडियन मीडिया बहुत शर्मिंदगी का ये एक तरह से ये दौर है, मेरा ये मानना है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो मीडिया है, वो अगर मान लीजिए कि उसको कुछ दिनों पहले नहीं पता था और उसको चाहिए था कि अब जैसे-जैसे मामलात, आज तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 1 मिनट के अंदर सबके बारे में सब कुछ जो है पता चल जाता है। अगर वो सुधारना चाहता, तो सारे फैक्ट्स को सामने, लेकिन अफ़सोस तो ये है कि वो सिर्फ़ मीडिया ही नहीं कर रहा, वो जो सेलेक्टेड पैनलिस्ट को बुला रहा है, वो एक्सपर्ट बनकर आ रहे हैं। क्योंकि मेरा भी बहुत से डिबेट्स के अंदर जाना होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि या तो वो पढ़कर नहीं आ रहे हैं या फिर वो उसी एजेंडे को जो है पूरा करने के लिए आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि फरमान अहमद नकवी साहब, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जब यूनाइटेड नेशन ने, जब वो सिक्योरिटी काउंसिल ने, सब ने मिलकर इजराइल के खिलाफ तमाम रेजोल्यूशन दे दिए और बार बार सीज फायर की बात भी हुई, लेकिन उसके बावजूद फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। ठीक है, और जो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे थे उन सबको सबसे बड़ा गुनाहगार बनाकर जो पेश किया जा रहा है, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये क्या हो रहा है, ये जो लॉ की जो वायलेशन ऑफ लॉ जो हो रहा है, इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालने की जहमत गवारा करें। तो वायलेशन ऑफ लॉ जो है, जैसे अभी आपने फरमाया कि जैसे ये जो मीडिया है यहाँ का हिंदुस्तानी मीडिया, तो इनके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं और आज की दुनिया में आप एक लफ्ज़ डालेंगे इंटरनेट पे आपको सारी उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इनको अगर अभी तक ये बात नहीं पता चली कि फ़िलिस्तीन और इसराइल का डिस्प्यूट क्या है, तो ये इनकी सिर्फ और सिर्फ जाहिलाना कहा जाएगा कि ये जाहिल हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, चूँकि ये एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। जैसे अभी 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 बात हो रही थी मुश्ताक साहब से मेरी कि मीडिया के कुछ लोगों ने ट्वीट किए कि एक आतंकवादी को मारा गया और उसके जवाब में ईरान ने हमला कर दिया इसराइल पे। उसके पहले की पूरी हिस्ट्री पिछले साल भर की तो भूल गए, पिछले 20 साल की भूल गए, पिछले 70 साल की भूल गए, कुछ नहीं बताते। एक आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी अगर आप यहाँ कह रहे हैं, टेररिस्ट किसी को कह रहे हैं, हमास भी टेररिस्ट है, हिजबुल्लाह भी टेररिस्ट है, हसन नसरुल्लाह भी टेररिस्ट हैं, इस्माइल हानिया भी टेररिस्ट हैं, सब टेररिस्ट, खामनाई साहब भी टेररिस्ट हैं, सब टेररिस्ट हैं, सब टेररिस्ट हैं। और इनको देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि इनको पढ़ लेना चाहिए था कुछ, तो बाकी और चीजें तो छोड़िए, आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी कानून से आप गवर्न हो रहे हैं। बिल्कुल सही। कानून यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का जो कानून है वो कहेगा। तो यहाँ पे एक एक्ट बना हुआ है जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उसके सेक्शन 35 में ये दिया हुआ है कि ये कारकर्दगी करने वाले जो लोग होंगे या जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या फाइनेंशियल टेररिज्म या फिजिकल टेररिज्म इस तरह की जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर सकती है। और वो जब बैन होंगे तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके तब उनको बैन किया जाएगा। उस सेक्शन 35 का जो नोटिफिकेशन है, सिर्फ इनको ये चाहिए था कि होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जा करके वहां से टेररिस्ट की लिस्ट निकाल लेते। सेक्शन 35 में जिन ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया उनकी लिस्ट निकाल लेते। उसमें 39 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं। उस 39 ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं भी हिजबुल्लाह, हमास या इंडिविजुअल की कैटेगरी में हसन नसरुल्लाह का नाम नहीं है। अगर नहीं है
और ये बात कह रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ कह रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उस सरकार ने जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को या उन लोगों को इंडिविजुअल डिक्लेयर नहीं किया, टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया है, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी सरकार के खिलाफ जा करके कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और अगर सरकार के खिलाफ जा करके ये मीडिया वाले कोई बात अपने चैनल के ऊपर चीख चिल्ला करके कह रहे हैं, दौड़ दौड़ के कह रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो अब तो जीने पे चढ़ चढ़ के कहते हैं, जीने पे उतर आ गए। हाँ। ऐसे ऐसे सेट बना रखे हैं वहां से चीखते चिल्लाते रहे। एक मजाक बना रखा है। अच्छा, और आपने मजाक, चलिए अपने स्टूडियो का आप मजाक बनाइए, आप कुछ भी कीजिए, वहां पे आप कॉमेडी शो कीजिए, कुछ कीजिए, स्टूडियो में होते हैं, लेकिन इस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून का और मुल्क का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये लोग खामोश, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। इनके वजह से फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है डिस्टर्ब हो रही है। भाई, आप उस फिलिस्तीन के साथ आपके देरीना ताल्लुकात है। हर हुकूमत ने, जितनी हुकूमतें आई, सब ने फिलिस्तीन का साथ दिया, यूएनओ में हो या जहां भी हो। मैं यहाँ पर 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये जो कहा है, क्या नाम है, आप ये सुन लीजिए, ठीक है ना, आप ये सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो जमीन है फिलिस्तीनियों की वो खाली होना चाहिए। जो लोग लड़ रहे हैं वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। जी फरमान साहब, मैंने आपको ये वीडियो आप तमाम लोगों को दिखाई। जी जी जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम किया कि वो वीडियो भी यहाँ पर ऑडियंस के लिए आपने पेश कर दिया, ताकि उनको पता चले कि हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी किस नहज पे है और किस तरह से, और ये कंटिन्यूटी में आज तक चला आ रहा है। ये पार्टी लाइन भी नहीं है, बीजेपी की पार्टी का लाइन नहीं है, ये हिंदुस्तान का अपना लाइन है कि भाई बीजेपी का लाइन हो, कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनकी, किसी की, सबकी पॉलिसी फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। ये बात दूसरी है कि कुछ दिनों से एक ये हुआ कि भाई हमें इसराइल से भी ताल्लुकात बनाने चाहिए, तो आपका 1992 से एक मैं शौकत साहब यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। फरमान साहब ने जब इस पे फॉरेन पॉलिसी की बात छेड़ी है, तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में मौजूद है। जी 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 जी। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को बहैसियत एक मुल्क, एक अथॉरिटी के जिस तरह से यूएनओ ने उसको तस्लीम किया है, हिंदुस्तान ने भी उसको तस्लीम किया हुआ है और उसके बॉर्डर के साथ तस्लीम किया है। जी, सबसे बड़ी बात ये, उसका बॉर्डर गजा में नहीं है, उसका बॉर्डर वहां तक जो 1967 में 2 नेशन है वहां तक है। जी, तो ऐसे में एक अथॉरिटी को आप दहशतगर्द करार दे दें, जबकि उस मुल्क ने उसको तस्लीम किया हुआ है डिप्लोमेटिक सतह पर। देखिए, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है डिप्लोमेटिक सतह पर इस वक्त बहुत उलझाव का शिकार है कि अभी उसके अंदर वो वाज़े उसका वो मौक़िफ़ नहीं सामने आया है। आज का जो बयान है एस जयशंकर का इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर के, उन्होंने जो एक लफ्ज़ कहा है, मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि इस पूरे डिस्प्यूट से हिंदुस्तान को, इंडिया को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। ये एक बहुत अहम बयान है उनका। इसके मतलब पीस चाहिए। जी जी। तो ये ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में एक ख़ास किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करे और फिर उसका नुकसान किसी तरह का पूरे डिप्लोमेटिक सतह पर मुतासिर हो इंडिया की जो पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी है। तो फ़िलिस्तीन की जो डिग्निटी है, जो अथॉरिटी की डिग्निटी है, जो सिफारती सतह पर तस्लीम की गई है, मेरे ख्याल से सरकारी सतह पर भी उसका एहतराम किया जाना चाहिए और मीडिया के सतह पर भी एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया बहरहाल कोई सरकार नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, वो सत्ता के नीचे एक चीज है जिसको वो भी उसूलों से बंधी हुई है, ज़ाब्तों से बंधी हुई है, इस पर उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए।
देखिए, दो चीजें हो रही हैं। एक तो मुल्क में नफरत भी फैल रही है, समझ रहे हैं बातचीत को। दूसरी बात यह है कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी भी डैमेज हो रही है। तीसरी बात यह है कि झूठ जो है, नस्लों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। मैं चाहूंगा फरमान साहब आप अभी से कंटिन्यू करें इन पॉइंट्स को, फिर मैं अनवार साहब के पास आता हूं, फिर एक बार एक राउंड हो जाए, फिर जी जी। मेरा ये मानना है कि आज के बिल्कुल सही। जैसे कोई इंडिविजुअल, हम आप कोई अगर गवर्नमेंट या कानून के खिलाफ हम कोई सिमिलर मेरा मानना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तैयार जो इस तरह से कम्युनिटी बनाए अभी साल चल रहा है, एक साल 7 अक्टूबर से पहले मारेगा, 2008 से 2023 तक, यानी 7 अक्टूबर के पहले की बातचीत है, वो मारेगा जी। उसके बाद जो है 50,000 जवान अभी मारे गए, मारे गए और जो 1 लाख से ज्यादा जख्मी है। और ये नहीं बोल रहा है कितने हैंडीकैप्ड है। लोगों की लाशें वहां पर बचाव हुई, उनको दफनाने के लिए जो राष्ट्रवादी होते हैं उनको करने के लिए वहां पर क्या लोगों के पास मीडिया कुछ मीडिया का रोल क्या है? मीडिया का रोल होता है जिसका कानून से ये है कि भाई दोनों साइड की जो भी उसको दिखाता होगा अपने स्टेट ऑफ अफेयर आपको दोनों हो सकता है। 70 साल इस तरह से एक छोटा सा मुल्क वहाँ ना करके जो लोगों ने बताया था आज उसका एरिया बढ़ करके वहाँ से तकरीबन 70-75% बड़ा हो गया। वो मुल्क इतना बड़ा हो गया जबकि उसको जो एरिया दिया गया हाँ, तो नहीं बढ़ सकते थे। जितना उसको एरिया दे दिया गया था नहीं, उन्होंने आस पास अगर जितने लोग बताया हमारा हमारी गाड़ी जो भी अपना लड़ाइयाँ होती हैं उसके बाद आपको इनिशियल आपको बढ़ा दिया। 70% शामिल हो गए, 75 अब ये है कि लेकर इसका बॉर्डर दरियाए नील से फरात तक, और झंडे के ऊपर लगा हुआ है, स्टार के साथ में लगा हुआ है, छिपा नहीं है, खुला हुआ है। करते हुए आपको शर्म आ रही है, वो मारे गए, बच्चे मारे जा रहे हैं, जो वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उसके ऊपर भी आप बात करें। ये एक एंगल आपको जाना चाहिए, लेकिन अगर मीडिया ये नहीं जा रहा है और खासतौर से हिंदुस्तानी मीडिया जिसको हम लोग यहाँ पे गोजी मीडिया भी कहते हैं, वो गोजी मीडिया अगर ये नहीं जा रहा है इसका मतलब ये है वो जुल्म के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म सपोर्टर है। जुल्म के साथ है, और जो भी जुल्म के साथ है वो कानून के दायरे में उनके खिलाफ एक्शन। बहुत अच्छी बात की जनाब फरमान नकवी साहब ने। अब मैं जनाब अनवार अब्बास साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, इससे
सामाजिक ताने बाने के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, और दूसरे जो जो लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मीडिया के जरिए उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, नस्लों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हमारी जो नस्लें खराब की जा रही हैं गलत इंफॉर्मेशन देकर, इस पर मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जानते किसी के जो के दरमियान होती है, मगर उसके असरात सारी दुनिया को चलते हैं, उससे कोई भी दुनिया को चलते हैं, इसका कुछ तो कहीं एक ग्लोबल इंटरेस्ट जो है वो हो रहा है, जंग की सफाई होनी चाहिए और जंग रुकनी चाहिए कि इंसानी सतह पर काम किया जाए। अनवर भाई ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, बार बार ये कहा गया इन 11 महीने से कि अगर गजा से आप वापस आ जाते हैं, जो तंजीमें भी लड़ रही हैं, तो हम इस जंग को रोक देंगे, चाहे हिजबुल्लाह रही हो, चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक रही हो, चाहे यमन रही हो। और उन्होंने यमन ने जो रेड सी को बंद किया, उस वक्त भी कहा कि भाई घूम के मत जाओ, मत करो, तुम इस जंग को बंद करवा दो। लेकिन जंग को बंद करवाने के बजाय अमेरिका ने अपने वॉरशिप लाके खड़े कर दिए, ब्रिटेन ने अपने वॉरशिप लाके खड़े कर दिए, और इनको आर्म्स सबमिशन देकर इतने हैवी बॉम्ब दिए, और पूरी तरीके से अब हालात ये हैं कि दुनिया जो है जंग के दहाने, वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने के ऊपर पहुंच रही है। तो मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा, अगर अमेरिका और इजराइल के ताल्लुक से देखा जाए तो ये जंग को मैनेज करने और ये जब जंग को मैनेज करते हैं तो इसकी को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जंग के पीछे के बहुत सारे मफाद होते हैं जो देखने में एक जंग होती है, जिसके सबब वो ये तय करते हैं कि जंग चलानी है या नहीं। अब आप अगर देखें कि जो करंट नेशन राइट करती है अक्टूबर से, यहाँ से हमास की ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग पर बड़ा था तो ट्रेनिंग किस तरह से की गई है और किस तरह की पिक्चर, और वो पिक्चर सारी दुनिया में वही पिक्चर दिखाई गई जो पेंटेड थी। इसके पीछे भी उनका एक हदफ था। सारी दुनिया के मीडिया को उन्होंने उसी तरह से कंट्रोल किया जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ कंट्रोल किया था। और जब मीडिया का एक मार्केट बनता है तो उसमें बहुत सारे लोग उस वेव में भी बहते हैं। तो हिंदुस्तानी मीडिया की जो सूरत हाल है, आमिर साहब इसको खूब जानते हैं कि कुछ लोग तो मैनेज होते हैं, कुछ लोग उसी बहाव का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया अब एक जेन्युइन रिपोर्टिंग एजेंसी न हो करके एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जब वो एक कारोबारी रुख से उसको देखते हैं तो ये देखते हैं कि फायदा कहाँ से, हम क्या परोसें कि जो जल्दी से जल्दी बिक जाए। अच्छा, आज की जंगों की हालत जो है वो सरहदी और मामलाती निज़ाम से निकल कर के उसका हदफ सियासी भी होता है। बहुत अच्छी बात है। आप अमेरिका के इलेक्शन को और सियासी हालात इजराइल के जो हैं उसको भी देखें। ट्रम्प का ये बोलना कि इजराइल बहुत छोटा है, तो ये इलेक्शन चल रहा है इसका जी। इसके ये एक जंग की जो सियासत है वो बहुत सारे इलाकों की इलाकाई सियासतों की ज़रूरत बन गई है। बिल्कुल सही। और मौके का फ़ायदा उठाने वाला मीडिया जो है वो अपने अपने इलाकों में उसी तरह से काम करता है। हिंदुस्तान के हालात जिस तरह से हैं और उसी तरह की रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई, इससे कि यहाँ पर भी मौके का फ़ायदा उठाने की बात आ गई कि हम उससे
अपनी सियासत को कितना हासिल कर सकते हैं, तो ये उसका भी पार्ट है। समझे आप? हमास को जब फ्रेम किया गया तो हमास को गुज़िश्ता अक्टूबर से फ्रेम किया गया, वही तस्वीर दिखाई गई। उससे पहले की जो फ्रेमिंग है, जो एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 56 साल हाँ, से जो कुछ था उसका नतीजा, जी जी, उसको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया कि जैसे किसी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा ही नहीं, खत्म है ही नहीं। हमास इजराइल में ये एक ट्रेसपासर की हैसियत रखते हैं, ये एक ऑक्युपायर हैं, इलीगल ऑक्युपायर हैं, और ये दरअंदाज की तरह से दाखिल है इजराइली। तो जब आप जमीन हमास की है, जमीन फिलिस्तीन की है, उनका घर है, उनका मुल्क है, बिल्कुल सही, उस मुल्क पर आप जाकर के मुसल्लत हो गए, और उनके लोग कुछ जॉर्डन में पहुंचे, पनाह लिए हैं, कुछ जो है क्या नाम लेबनान में पनाह लिए हैं, कुछ क्या नाम है सीरिया में पनाह लिए, उनके लोगों को बाहर कर दिया, वो अपने ही घर में परदेसी कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मुल्क और अपने इलाके के बचाव और उसकी आज़ादी और उसको वापस लेने के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहे। ये कुछ न कुछ करने की उन्हें दहाइयों बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी। वो किस्तों में बराबर मारे जाते रहे, और वो किस्तों में जो इजराइली मारे गए हैं उसकी आपको कहीं रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। ये मैनेजमेंट था उनका, है ना। अब किस्तों में जो फिलिस्तीनी किस्तों में जो फिलिस्तीनी मारे हाँ, गए, वो उसको आपने कहीं भी मेंशन नहीं होने दिया। अब जब एक मुद्दत होती है किसी चीज के बर्दाश्त करने की या उसको गवारा करने की, फिर एक मंजिल आती है कि जब आदमी रिएक्ट करता है। इतने दिनों तक पिसने के बाद उसके भी ये समझ में आ गया था कि किस मौके पर अब क्या करना चाहिए। ये किस्तों में शहादतें देते देते जब वो इस मंजिल तक आ गए तो उन्होंने सोचा कि अब शायद बड़ी शहादत का वक्त आ गया है। जी जी, यही। और उन्होंने इजराइल पर वो हमला किया जिसको एक्ट ऑफ टेरर कह के फ्रेम किया गया। जबकि आप इसके सीक्वेंस में दहाइयों देख डालिए, जो कुछ होता रहा उसको कौन सी डेफिनेशन देंगे आप? उसको ओपन जेल में रखा गया और बाकायदा तौर के ऊपर सारी चीजें, ठीक है, वहां से वो पकड़ ले गए, कुछ लोगों को रखा और कायदे से भी रखा, और बाद में कुछ रिपोर्टेड ये है कि रिपोर्टिंग है कि कुछ लोगों को शूट भी कर दिया गया। अरे 80 लोगों की लाशें लाकर ऐसे ही लाके डाल रहे हैं बाकायदा तौर। कब्रिस्तान को लेवल कर दिया, गजा की जमीन लेवल करके वो अमेरिका में ऑक्शन हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है। और अभी नहीं प्लॉटिंग हो रही, 6 महीने पहले से प्लॉटिंग हो रही है, और बाकायदा लोग लाइन लगा के वहां खरीद रहे हैं कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। गजा की प्लॉटिंग हो रही है अमेरिका के पास, और यही तो वजह जो है जो अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर प्रोटेस्ट। जी मैं चाहूंगा अपनी बात को कंटिन्यू करें। जहाँ वो उस तरह से था, वो सारा एक्ट ऑफ टेरर जो था बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया, और एक बिल्कुल इकलौता टेररिस्ट हमास को बना दिया गया। हमास ने जो किया था वो अपने मुल्क के दिफा में किया था, हम उस तरीके की दिफा नहीं कर सकते, मगर उसके पीछे जो उनके सेंटिमेंट, जो उनकी तहरीक है, हम उस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्होंने वक्त चुना। अब हमारे घर में अगर कोई दाखिल हो जाए तो हम उसको खाली कराने के लिए ये नहीं देखेंगे कि कौन सा वक्त है हमारे वास्ते कि हम प्रॉपर, हमको वो बाथरूम में हो या ड्राइंग रूम में हो, हम अपना एक्शन ले लेंगे। भाई हिंदुस्तान पे कब्जा किया, जी जी, उस वक्त एक इवेंट हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से खाली कराया कि नहीं? वो एक अलग मिसाल है, वो भी एक मिसाल है। तो उन्होंने एक प्रॉपर टाइम अपने हिसाब से चुना और उस एक्शन को दिया और ले गए, कायदे से भी रखा, और बाद में ये भी हुआ। जबकि अगर आप उसको कहें कि साहब ये कुछ लोगों को कैद करके ले गए और अपने यहाँ रखा, तो इस तरह के एक्शन बहुत पड़े हुए हैं। उनके कैप्टिव्स जो छूट के आए, उनके कैप्टिव्स ने जो बयान दिया उनको मीडिया के सामने नहीं लाए, उनको मीडिया के सामने, इनके जो लेके कैप्टिव्स ले गए तो 80 लाशें लाकर इन्होंने वहां के ऊपर डाली है। ये है
और कैप्टिव तो दोनों तरफ गए ना, तो इधर वाले जो कैप्टिव्स गए इनकी तो लाशें डाली गई, उसके अंदर से ह्यूमन ऑर्गन्स चोरी थे, और उनके जो कैप्टिव जब छूटे तो ये मीडिया के सामने क्यों नहीं लाए? क्योंकि वो बयान करते कि हमारे ये जंग जो है ये इसराइल या अमेरिका जो कह लें, अब तो ये नेचुरल अलाई हैं, इनको अलग अलग करके देखना भी थोड़ा गलत होगा। असल में इन्होंने एक मीडिया के सतह पर भी एक वॉर चलाई, जी जी बिल्कुल, और वो इसमें कामयाब रहे मीडिया में ये बात फैलाने के लिए कि जो हमारे खिलाफ हैं, यानी अमेरिका या इसराइल के जो लोग खिलाफ हैं वो टेररिस्ट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रीडम मूवमेंट क्या अब दुनिया में कभी नहीं चलेगा? कोई मुल्क जिसको ये राइट है अपनी जमीन के बचाव का, कोई मुल्क और उसके बाशिंदे को वो गैर मुल्की जमीन से आजाद कराने का उसका पैदाइशी हक है, क्या इस हक को अब तस्लीम नहीं किया जाएगा? उसको टेररिस्ट कहा जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना ने कब्जा किया। अरुणाचल प्रदेश वाले अगर चाइना की आर्मी को बाहर निकाल दें तो इसे टेररिज्म कहा जाएगा? तो सवाल ये पैदा होता है कि वो मुल्क जो गैर मुल्की कब्जे खिलाफ लड़ रहे हैं उनको क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? और जाहिर है जो कब्जा करेगा वो ताकतवर होगा, बिल्कुल। तो क्या वो तय करेगा? अब जैसे ये देखिए कि जो फिलिस्तीनी जिस जगह ये जंग चल रही है, जिस जगह से लोगों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो फिलिस्तीनी वहां से भाग करके अपनी जान बचा के किन किन ममालिक में, आसपास के पड़ोस के ममालिक में, जॉर्डन में वो है मिली हुई दीवार में, भाई मिस्र में है वो, 3.5 वहां लाख के आसपास, सीरिया में है, 3.5 लाख के आसपास ईरान में है, ईरान में है, ऐसे ही करीब इराक में है, जॉर्डन में है। तो सवाल ये है कि इतने बहुत से लोग भगाया अपने मुल्क किसने? से भाग करके या उनको भगाया गया, दूसरे ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। आप यूरोप के में पनाह फ्लाइट लिए के हैं। बारे में, आप उनके फ्लाइट के बारे में आप एक लफ्ज नहीं बोलते। आपके अंदर अगर इतना भी इंसानी हमदर्दी नहीं है इन मीडिया, क्योंकि बात मीडिया की हो रही है, तो हमें मीडिया को पूरी तरह से यहाँ पे कंडेम करना है कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है बहुत बायस तरीके से ये पेश कर रहा है पूरी स्टोरी को। इसको जिस तरह से पेश होना चाहिए था, बराबर का दोनों को हिस्सा मिलना चाहिए था। ठीक है, कुछ लोगों ने ज्यादतियां की होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जब लड़ाई होती भाई है मैं कह रहा हूँ 7 अक्टूबर में जो पब्लिक के ऊपर हुआ, ठीक है, उसे भी कंडेम करते हैं पब्लिक के साथ में भाई, बिल्कुल। मैं सिविलियंस के साथ जो उसे भी कंडेम करते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर क्यों हुआ ये भी तो लाते हैं, लाइए, इसको भी तो लाना होगा सारी चीजों को। ये सब सवालात हैं, फिर जवाब देना। टू स्टेट की बातचीत हो रही है, तो बताइए कि इलाका किसके पास ज्यादा है? यहाँ ये भी तय करना है कि सिविलियंस क्या हैं। क्या गजा में सिविलियंस नहीं है? हाँ बिल्कुल है, वो भी सिविलियन। और इसराइल का जो इलाका है क्या वहां सिविलियंस नहीं है? बिल्कुल। सिविलियंस के राइट इक्वल होनी चाहिए, हाँ। शहरियत के राइट मसावी होने चाहिए। अगर एक शहरी का जो राइट टेल अवीव में रहने वाले का जो राइट्स हैं, जो हुकूक है, वो गजा वही गजा वाले का, वही बेरूत में होना चाहिए, वही बेरूत में होना चाहिए, और दुनिया के किसी भी हिस्से में। और भयानक बम्बार्डमेंट किया उन्होंने सिविलियंस के ऊपर। मरे कितने भाई? आप देखिए हमास के लोग कितने कम मरे, 50,000 से ऊपर, और उसमें जो बच्चे दूध पीते बच्चों की मौत हुई, औरतों की मौत हुई, बूढ़े लोगों की मौत हुई, अस्पताल पर और स्कूलों पर बमबारी की गई, सिविलियंस मारे गए, और ये भी की गई नहीं, कंटिन्यू चल रही है, बैरूत में भी चल रही है। तो ये सिविलियंस राइट की जो बात है उसमें तकसीम क्यों कर रहे हैं? हाँ, सब किसी के साथ भी नागरिक अधिकारों की अगर बात होगी तो बराबरी की होगी के ना। साथ होगी। नागरिक के अधिकार तो हमेशा बराबर बिल्कुल रहे। सही, बिल्कुल सही। नहीं तो ये फरमान साहब ये बताएं कि ये टेररिज्म की डिफिनेशन क्या है भाई? क्या है टेररिज्म की डिफिनेशन? टेररिज्म की डिफिनीशन, क्योंकि अब तो हम आप सभी टेररिज्म में आ गए, क्योंकि भाई अगर आपने हसन नसरुल्लाह की तायद कर दी, हमास की तायद कर दी, फिलिस्तीन की तायद कर दी, आप टेररिस्ट हो गए। ये जो मीडिया ने जो क्या है डिफिनेशन, इसको जरा सा क्लियर कीजिए। यूएनओ ने जो टेररिज्म की डेफिनेशन एक ब्रॉडर एक वो बनाई कि साहब कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्टिव लेवल के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर अगर जुल्म होता है, मारे जाते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज लॉस होती हैं, इस एक्ट को टेररिज्म कहा जाता है। वो एक कलेक्टिव मतलब बड़े लेवल पे कोई आप बमबारी करें या कुछ करें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जा करके किसी के ऊपर बम मार के चले आवे, वहाँ पे 50 आदमी मर जाए, 200 आदमी जख्मी हो जाए, इस तरह का कोई एक्शन होगा तो उसको टेररिज्म कहा गया है।
इसको कोई अलग से कुछ इसकी अलग से कोई डेफिनेशन आज तक मैंने नहीं पढ़ी। हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ी हो तो देखिए, बताइए। लेकिन ये कि इसके अलावा कोई और डेफिनेशन है नहीं। तो मीडिया वालों को चाहिए बताएं आप कि इसके definition क्या अलावा है। नहीं, और आप इसके अलावा डिफाइन क्या कर सकते हैं टेररिज्म? अगर 100 आदमी एक साथ किसी धमाके में या किसी भी तरीके से मारे जा रहे हैं तो वो तो टेररिस्ट तो 500 आदमियों को हॉस्पिटल के अंदर मार देना, हॉस्पिटल के अंदर यूनाइटेड मारना। नेशन के सेंटर्स के अंदर मार देना। और इसमें एक एंगल और भी है। हाँ। आप ये देखिए कि यूएनओ भी इसमें उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना यहाँ का हिंदुस्तानी मीडिया आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 14 कानून इन्होंने, यूएनओ ने 14 रेजोल्यूशंस अलग अलग पास किए हैं ओनली विद रिगार्ड टू टेररिज्म, वेरियस टाइप्स ऑफ टेररिज्म। 14 रेजोल्यूशंस है पूरे यूएन की हिस्ट्री में, 14 रेजोल्यूशंस है जो सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड है। साइबर टेररिज्म हो, बॉम्ब से टेररिज्म हो, एयरप्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो, एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हो, किसी मार्केट प्लेस पे बॉम्ब ब्लास्ट, अलग अलग तरह के, हर तरह के उसके ऊपर ये सब हो रहा है। वो 14 रेजोल्यूशंस का क्या अंजाम हुआ? इसके वो 14 के 14 रेजोल्यूशंस में जो कुछ मना है वो सब क्या गाजा में नहीं हुआ? सब वो सब क्या लेबनान में नहीं हो रहा? कहाँ इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा है कि यूएनओ ने अपना एक जजमेंट भी दे दिया, यूएन कोर्ट ने फैसला कर दिया, सब कुछ हो गया। वो यूएन कोर्ट का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि जिस कंट्री पे इम्प्लीमेंट हो उसको वो ये ना कहे कि हाँ साहब आप हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर उसने मना कर दिया तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के बारे में बकवास कर रहा है, वो ये कह रहा है कि वो हमारे यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। तो आपने क्या लाइसेंस दे रखा है इजराइल को? ऐसी सिचुएशन में तो इसको यूएनओ को एक जो टूथलेस बॉडी जिसको कहता जाए उसको टीथलेस बॉडी होना चाहिए, टीथफुल बॉडी होना चाहिए। टीथफुल उनके पास एक वो होना चाहिए। वहां पे मैकेनिज्म कोई नहीं है। आप यूएनओ जरूर है, कहने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप एकदम एक तरह के फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे वो फेल हुआ था 1946 में, वैसे ही आप फिर आज फेल हो गए 2024 में। ऐसी सिचुएशन में अब सिवाय इसके और कोई वो नहीं है कि भाई लोग आपस ही में लड़के भीड़ के, जिस वजह से बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसलिए कि लोग आपस में दस्त बरे गिरेबान ना हो, एक दूसरे को मारे नहीं, लड़ाइयाँ ना हो, हजारों लाखों लोग जो पर्पस था यूनाइटेड नेशन, वो पर्पस तो आपने फेल कर दिया। लोग लड़ रहे हैं और आप बैठे खाली अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो खाली अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होगा। और जब इस तरह के मीडिया होगा तो मीडिया का रोल जो है, जो गंदा रोल है, उसके बाद आप सड़कों के ऊपर कहीं किसी दिन कोई लड़ाइयाँ न करा दे, इस बात का अब तो कोई एक्शन ले, चाहे सरकारें ले या मिल करके यूएनओ ले, या कुछ न कुछ तो एक्शन इनको लेना पड़ेगा। क्योंकि नाज़रीन, क्योंकि हमारे दामने वक्त में अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं रह गई और हम जिस खतरे को देख रहे हैं ये खतरा बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर ये वार रीजनल वार में आगे बढ़ी तो जो हमारा टाइटल है कि जंग पर जंग बढ़ती चली जा रही है। इजराइल से निकली लेबनान, फिलिस्तीन से निकली लेबनान में पहुंची, इराक में पहुंची, सीरिया में पहुंची, यमन में पहुंची, ईरान की तरफ जा रही है। और जिस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं तो हालात ये होगा कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, फर्ज कीजिए कि इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, रिटेलिएशन में मामलात बढ़े, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अगर एक जहाज सिंक कर दिया गया तो आपको पता है कि पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन ऑयल और गैस की रुक जाएगी। और उसका असर कहां होगा? ऐसा नहीं कि हम उससे, ये जो मीडिया वाले बैठकर जंग को बढ़ा रहे हैं, जंग को प्रमोट कर रहे हैं, जंग को रोकने की बातचीत नहीं कर रहे हैं, नफरत के कार्ड को आगे ले जा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ ये खतरा फिलिस्तीन और इजराइल और मिडिल ईस्ट में नहीं होगा, बल्कि इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी थर्ड क्लास मीडिया के ऊपर लगाम लगाए और ऐसी गलत ताकतों के खिलाफ खड़े होने का हौसला करे। किसी भी तरह से इस जंग को रुकना चाहिए, क्योंकि जंग का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है, कत्ल, गारतगरी, खुरेजी, फसाद। और अगर इन सब को रोकना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान की इस गोदी मीडिया पर लगाम लगाना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप तमाम ही आजाद का कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना।